जय भीम जय भारत साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन चैप्टर को। ठीक, संसाधन यानी भारत के संसाधन और उसके उपयोग के बारे में। ठीक, तो हमारा भूगोल का जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, ये जो है आपका फर्स्ट जो है चैप्टर होगा। ठीक, ये चैप्टर को आपको शुरू से अंत ले हम टॉपिक लिख दिए हैं। आपको इतना टॉपिक पढ़ना है और इतना टॉपिक को डिटेल से जानकारी होगी। ठीक, तो सबसे पहले अपना टॉपिक देखते हैं। तो संसाधन के महत्व, आप स्क्रीनशॉट इसको लेकर के जो है आप कॉपी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए और उसके बाद अपना मन से कॉपी में उसको ऐड कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे समझने के बाद 100% गारंटी देता हूँ कि आप जो है उसको मुजवानी जो है आप कॉपी में ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए संसाधन के महत्व, सबसे पहले इससे पहले हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। भूगोल देखें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर भूगोल का जो है संसाधन और उसका उपयोग है। ठीक, तो भूगोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भूगोल को देखें तो इसका जो है जनक इटेरोस्थनीज है, यूनानवासी थे। ठीक, यूनानवासी थे इटेरोस्थनीज। इनका जो है जनक होने के बाद अगर दूसरा बात देखें तो भूगोल किसे कहते हैं, तो इसको देखें तो जियोग्राफी। तो जियोग्राफी अगर देखें तो जियो प्लस ग्राफी आ रहा है, तो जियो को अर्थ होता है ग्रीक भाषा में पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है ग्रीक भाषा में वर्णन। ऐसे तो हिंदी भाषा में भी होता है। तो मैं यानी कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी का वर्णन। जब पृथ्वी का वर्णन कह रहा है तो यानी पूरे पृथ्वी का वर्णन, ऊपर से नीचे से पूरा से। जैसे हमारे कहे कि शरीर का वर्णन, तो शरीर का वर्णन में कथी, पांचों ज्ञान इंद्रिया ले ले, पूरा हाथ पैर नाक कान मुंह जो है सबका ना वर्णन करना होगा। उसी प्रकार अगर पृथ्वी का वर्णन बता रहा है तो पृथ्वी का वर्णन मतलब पूरा ग्लोबल, आसमान धरती हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना है ना। चलिए, तो यानी इसको डायरेक्ट आप कह देंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, तो वैसी शास्त्र जिससे हमें पृथ्वी का वर्णन का अध्ययन करने को मिलता है उसे भूगोल कहते हैं। शॉर्टकट आपके लिए बहुत बेहतर है यही। ऐसे परिभाषा हज़ारों है, तो हज़ारों बाज़ारों में नहीं रहिए, एक ही में अनेक बनी। ठीक, चलिए, तो ये भूगोल हो गया। तो भारत हम जाने तो भारत जो है एशिया महादेश का एक जो है कंट्री है। एशिया महादेश का क्या है, एक कंट्री है। संसाधन, तो संसाधन मतलब मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तु को संसाधन कहा जाता है। उपयोग तो सब कोई जानता है, यूज, संसाधन को किस प्रकार से है जो है यूज करते हैं। ठीक, आगे आते हैं। संसाधन का महत्व, हम कहें सीधी सी भाषा में, सीधे बकवास नहीं करना है, सीधी भाषा में कहे तो आपके जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है, जो भी महत्व है आप जो है इससे रूबरू होगे। सेम प्रोसेस यहाँ है। संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बात समझ रहे हैं आप। जो है हर संसाधन को अगर विवेकपूर्ण यूज कर रहे हैं, बढ़िया से यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो है हर ज़रूरत बढ़िया तरीक़े से पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार पढ़ाई को आप विवेकपूर्ण सही से अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी हर ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, है ना, सेम टू सेम। तो संसाधन का महत्व क्या है, तो संसाधन के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। अनाज भी तो एक संसाधन में आ जाएगा, हवा संसाधन में ही आ जाएगा, धूप संसाधन में ही आ जाएगा। जो हम वस्तु, कृत्रिम वस्तु, मानव निर्मित वस्तु यूज करते सारा संसाधन है। तो बिना संसाधन के तो हम जी भी नहीं सकते हैं। तो इससे ज़्यादा संसाधन का महत्व क्या बताए। अब आगे संसाधन का वर्गीकरण, अगर संसाधन का वर्गीकरण अगर मुख्य रूप से देखें, आधार अगर छोड़ दे तो संसाधन दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपका आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर देख लीजिए, संसाधन का जो है दो गो, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। ठीक, प्राकृतिक मानव निर्मित मुख्य दो होता है, इसी से सब आधार बटा हुआ है। आधार हम देखेंगे आगे। तो प्राकृतिक मतलब कची, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो, प्रकृति उसको बनाया हो,
बात समझ रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे खनिज को हम लोग थोड़े बनाए हैं, खनिज प्राकृतिक रूप से है। जीवाश्म को हम लोग थोड़े बनाए हैं, जीवाश्म प्राकृतिक रूप से है। जल को हम लोग थोड़े बनाए हैं, जल प्राकृतिक रूप से है। जीव जंतु को हम लोग थोड़े बनाए हैं, जीव जंतु जो है प्राकृतिक रूप से है। तो जो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा निर्मित हो, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन। वैसी संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित हो, इसमें भगवान का हाथ ना, मानव का हाथ हो। जैसे कुर्सी, टेबल, हवाई जहाज, ये सब कौन बनाया? कंप्यूटर, ये सब कौन बनाया है? मानव बनाया है। तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। लेकिन अब देखिए, आधार, जैसे यहाँ पे आधार लग गया, ठीक, जैसे यहाँ पे अगर आधार लग जाता है तो आधार क्या स्रोत पर ही हो सकता है? स्रोत या सामित्व, स्रोत या सामित्व, स्रोत या सामित्व के आधार पर जो है हम चले तो ये दो हो जाता है, एक जैव और दूसरा अजैव, जैव और दूसरा अजैव। तो जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, समझिए डीपली से। जैव मतलब जिसमें जान प्राण हो, जिसमें प्राण की संभावना हो, प्राण हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो जीव जंतु, वनस्पति, जैविक खाद, ये सब जैविक में आ जाएगा, जीव में आ जाएगा, जैव में आ जाएगा, ठीक, नेचुरली आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अजैव। अजैव में कहते हैं जिसमें जान प्राण ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो नदी, नदी में जान प्राण रहता है नहीं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक है ना। उसी प्रकार से जो है जल, जल भी प्राकृतिक है लेकिन उसमें जान प्राण है नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा अजैव। अगला जो है अगर देखें तो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर ये हो जाता है दूगो, नवीकरणीय और दूसरा का होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और दूसरा का होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या? जिसका यूज करने के बाद पुनः निर्माण हो जाए। बात समझ रहे हैं? जिसका यूज करने के बाद पुनः निर्माण हो जाए, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे आजकल का जो है आशिक, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। रात को जो है झगड़ा झुगड़ी हुआ, फिर जो है सुबह को वही हाल, हेलो हेलो। बात समझ रहे हैं? तो नवीकरणीय मतलब एक बार जो है ख़त्म हो गया, रात को झगड़ा करके जो है प्यार ख़त्म हो गया, लेकिन सवेरे खानी जो है फिर प्यार लौट आया। बात समझ रहे हैं? तो कथी हो गया? नवीकरणीय। इसका एग्जाम्पल अगर देखें बुक लेवल से, तो इसका एग्जाम्पल जो है सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश ले सकते हैं, है ना। सूर्य की प्रकाश हम लोग देखते हैं, सौर ऊर्जा को देखें तो सौर ऊर्जा जो है एक बार जो है सौर ऊर्जा जब इन्वर्टर ले लेता है, जो प्लेट हम लोग लगाते हैं, इस तरह का प्लेट लगाते हैं, ऐसे तार जो बैटरी लगा होता है, इसमें से जो है धूप में लगा देते हैं इन्वर्टर को, और वहाँ से जो है बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है उसका ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में आ जाता है, और उसका उपयोग जो है हम लोग बिजली माने बॉल जलाने में कर लेते हैं। जब फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर सुबह होता है, तो फिर जो है हम लोग सूर्य के प्रकाश से जो है सौर ऊर्जा ले लेते हैं। तो यानी एक बार जब ख़त्म हो रहा है तो पुनः निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कच्ची में आ जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार पवन ऊर्जा देख ले तो पवन ऊर्जा वही है, उसी प्रकार देख ले जल ऊर्जा, तो जल ऊर्जा भी वही है ना, जो पुनः निर्माण हो जाता है, ठीक। तो वैसे संसाधन जो एक बार ख़त्म होने के बाद पुनः निर्माण हो जाए, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। चलिए अनवीकरणीय अब देख लेते हैं। नवीकरणीय मतलब कथी? जिसका एक बार जो है निर्माण होने के बाद, एक बार जो है यूज होने के बाद दोबारा जो है निर्माण न हो जाए। जैसे सख्त लौंडा की तरह देख सकते हैं, दुनिया में बहुत ऐसे सख्त लौंडा होता है जो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, जो एक बार कह दिए कि ब्रेकअप तो ब्रेकअप। बस समझ रहे? एक बार अनवीकरणीय संसाधन के जैसा लौंडा अगर बोल दिया कि ब्रेकअप तो ब्रेकअप, दोबारा जो है लौट के नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन नवीकरणीय संसाधन का देख ले तो ये बेहुदा लड़का है, राती खानी ब्रेकअप और दिन में जो है पैचअप। बात समझ रहे हैं? तो नवीकरणीय संसाधन का जो है आजकल का उदाहरण देंगे तो कच्ची हो जाएगा सख्त लौंडा। यानी कहे तो एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसका निर्माण नहीं होगा।
एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा बार निर्माण नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तब बुक लेवल से आइए, बुक लेवल से देखिएगा तो क्या खनिज का जो है आप एक बार उपयोग कर लेते हैं तो क्या दोबारा मिलता है? नहीं मिलता है। इसको मिलने में लाखों वर्ष लग जाता है। जीवाश्म का एक बार उपयोग कर लेते हैं का दूसरा बार मिल जाता है? नहीं मिलता है। जीवाश्म में जैसे कोयला, पेट्रोल ये सब आ जाएगा, तो एक बार जब ख़त्म हो जाती है तो दूसरा बार नहीं मिलती है। अब मिलती भी है तो लाखों वर्ष लग जाती है इसको मिलने में। तो आजकल के ज़माने में तो लोग के 60 साल 80 साल में जो है हालत बिगड़ जा रहा है, राम राम कहने लग रहा है सब, और वहाँ तो लाखों वर्ष की बात हो गया। अब समझ रहे हैं? चलिए समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम। अगला है स्वामित्व के आधार पर। अगला है स्वामित्व। यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए तो थोड़ा दिख रहा है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर है राष्ट्रीय, दूसरा का है अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा का है व्यक्तिगत, चौथा है सामुदायिक। ठीक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। स्वामित्व का मतलब अधिकार। जैसे कोई आपका जो है सामान है तो उस पर आपका ही अधिकार है, दूसरा का अधिकार नहीं होगा। तो वही उसी के आधार पर जो है ये एग्जाम्पल, ये जो वर्गीकरण हुआ है। ठीक, तो स्वामित्व के आधार पर जो है सबसे पहले राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय का मतलब होता क्या है? राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता क्या है? तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब होता है कि वैसा संसाधन जो सरकार के अधीन हो, कानूनी तौर पे सरकारी हो, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे देख ले रेलवे, उसके बाद कहें तो हवाई अड्डा, उसके बाद कहें तो सड़क, उसके बाद कहें तो वन, उसके बाद कहें तो सरकारी ज़मीन। इस पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। सरकारी स्कूल, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन कहे कि कोई किसी का कोचिंग, तो सरकारी थोड़े है, सरकार का उस पर थोड़े अधिकार है। कहे तो निजी उद्योग, उस पर सरकार का थोड़े अधिकार है? नहीं, तो राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। लेकिन हाँ, उस देश के जो है आय में ज़रूर जुड़ाता है। भले राष्ट्रीय संसाधन नहीं है, वो निजी संसाधन है, लेकिन देश के जो है आय में, वार्षिक आय में ज़रूर जोड़ाता है उसकी सब कुछ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय समझ में आ गया, जो राष्ट्र के अंतर्गत हो, जो राष्ट्र के अधीन हो, जो राष्ट्र के नियमों और कानूनों के अधीन हो, क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये जो है आपको बहुत जो है बढ़िया से समझना होगा। राष्ट्रीय संसाधन को समझने के लिए पहले चलिए हम भारत में चलते हैं। मानिए भारत है, तो भारत के इधर तो हम लोग को पानी देखने को मिलता है, इधर बांग्लादेश है, पानी देखने को मिल रहा है ना, हम लोग को मिल रहा है ना, श्रीलंका ये लंग से है। अब देखिए इधर पानी देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 200 किलोमीटर तक। ध्यान रहे, इस राजनीतिक, भारत की राजनीतिक सीमा से जो है 200 किलोमीटर तक यहाँ तक है। 200 किम कितना? 200 किलोमीटर। अब इस 200 किलोमीटर को हम लोग कहेंगे अपवर्जक क्षेत्र। अपवर्जक क्षेत्र, कौन क्षेत्र? अपवर्जक क्षेत्र कहेंगे। लेकिन ये जब 200 किलोमीटर के अंतिम बिंदु हो गया, इसके बाद से जो भी क्षेत्र आएगा ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ध्यान रहे, यहाँ तक, इस बिंदु तक क्या है? अपवर्जक। इस राजनीतिक सीमा से लेकर इस बिंदु तक यानी 200 किलोमीटर तक अपवर्जक क्षेत्र है, यानी वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके बाद वाले क्षेत्र कौन संसाधन हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस पे सभी देशों का अधिकार होगा। अब कहिएगा कि अपवर्जक क्षेत्र काहे दिया जाता है, ऐसे काहे 200 किलोमीटर किया जाता है? तो समझिए, अपवर्जक क्षेत्र इसलिए दिया जाता है, जैसे आप लोग देखते हैं किसी घर का छाजा उजा, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई घर बनता है, तो इस घर के देखिएगा छाजा गिरता है कि नहीं? आपका ज़मीन यहाँ तक है, यहाँ तक है, लेकिन आप जो है घर यहीं तक बनाए हैं कि नहीं? ये जो छाजवा गिरा है ये अपवर्जक क्षेत्र हो गया। ये छाजवा काहे ला गिराया जाता है? ताकि इसमें जो है आप पानी गिरा सके, चाहे कोई सामान का उपयोग कर सके, जो भी करना हो। तो उसी प्रकार जो है कोई भी देश इस छाजा के तरह अपवर्जक क्षेत्र 200 किलोमीटर इसलिए छोड़ता है ताकि हम यहाँ पे कोई शिप पोर्ट
अपना जो है स्थापित कर ले, बंदरगाह स्थापित कर ले। अब कहिएगा बंदरगाह क्या है, तब बंदरगाह मतलब जहाँ सीप पोर्ट यानी सीप जाके रुकता है उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। अब बहुत बच्चा बंदरगाह के मतलब सोचता होगा कि बंदरगाह मतलब बंदरों का समूह जहाँ रहता है उसे बंदरगाह कहते हैं। नहीं, बंदरगाह का मतलब जहाँ पे जहाज़ जाके रुकती है, समुद्र से जाके रुकती है, उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, सीप पोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय इसका एग्जाम्पल सीधी सी तौर पे दिख रहा है समुद्री जल, समुद्री क्षेत्र। अगला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब खुद का उस पर अधिकार हो व्यक्तिगत रूप से। जैसे व्यक्तिगत जीवन में आप लोग कौन कौन से चीज़ का यूज करते हैं, जैसे देखें तो सुबह खाने उठते हैं तो तौली से लेकर ब्रश से लेकर खाना पानी से लेकर हर चीज़ का आप लोग उपयोग करते होंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे जैसे आपका कोई ब्रश है तो दूसरा कोई थोड़ा भी यूज करेगा, नहीं कर सकता है। आपका तौली है तो दूसरा कोई थोड़ा भी यूज करेगा, नहीं। तो ये व्यक्तिगत रूप से आपका है। तो वैसा संसाधन जिस पे खुद का अधिकार हो, निजी हमारा खुद का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। बात समझ। जैसे आपके पापा जी का खेत पर दूसरा का थोड़ा भी अधिकार होगा, नहीं होगा। तो खेत खलियान ले लीजिए, ये व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा। ठीक, आगे आते हैं सामुदायिक। तो सामुदायिक का मतलब होता है या सामूहिक का मतलब होता है वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष व्यक्ति समूह का अधिकार हो। ध्यान से, विशेष व्यक्ति समूह का मतलब विशेष व्यक्ति समूह, ये ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष व्यक्ति समूह का अधिकार हो। मतलब कहने का मतलब समझिए, जैसे मंदिर है, तब मंदिर पे क्या मुस्लिम का अधिकार हो जाएगा, नहीं। मंदिर पर किसी विशेष व्यक्ति समूह का ही अधिकार होगा, किसी विशेष लोगों का ही अधिकार होगा, यानी हिंदुओं का ही अधिकार होगा। जैसे मस्जिद है तो मस्जिद पे किसी हिंदुओं का अधिकार होगा, नहीं, किसी विशेष मुस्लिम का ही अधिकार होगा उस पर। उसी तरह जो है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में किसका अधिकार होगा, किसी विशेष व्यक्ति समूह का अधिकार होगा। उसी तरह जो है शमशान घाट, तो किसी विशेष व्यक्ति समूह का अधिकार है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में आप लोग बता दीजिएगा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब सामुदायिक में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर थोड़ा मिटा देते हैं। अगला आते हैं विकास के आधार पर। ये जो है तीन गो आधार हो गया, स्वामित्व, स्रोत और उपयोगिता। अब आते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी चार गो होता है। विकास के आधार पर भी चार होता है, संभावी। अगला आता है विकसित। अगला आता है भंडारण। अगला आता है संचित कोष। समझिए, संभावी का मतलब होता क्या है, संभावी संसाधन का मतलब होता क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि संभावी संसाधन का जो है, संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में दर्शाइए। ये क्यों जो है पूछता है, कारण समझिए। हमारे देश में बहुत ऐसे जो है संसाधन है जिसका अभी तक हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, जानते हुए भी। जैसे होता है ना, कहीं झगड़ा होता है तो गलती जानते हुए भी लोग चुप होता रहता है किसी न किसी कारण से, या फिर आर्थिक कारण हो तब, या फिर कोई मजबूरी हो तब। होता है ना, कहीं मार हो रहा है तो आदमी देख के भी चुप होता है किसी न किसी मजबूरी के कारण। वही यहाँ भी है, सरकार भी यहाँ पे चुप होता है किसी न किसी मजबूरी के कारण। तब मतलब वैसा संसाधन जिसकी भंडारण है, उससे ऊर्जा निकलने की संभावना है, लेकिन उस पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है, तकनीकी उस प्रकार से नहीं है, पैसा उस प्रकार से नहीं है। बस समझ रहे हो। जैसे हिमालय के क्षेत्र में जाइए तो आप बहुत ऐसी खनिज पदार्थ है, बहुत ऐसे जो है मिनरल्स है जो है, लेकिन उसका हम लोग आज खनन नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी कारण हो सकता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकता है। बात समझ रहे हैं। ये जो है संभावित क्षेत्र का जो है संसाधन हो सकता है। अब देखिए विकसित संसाधन। विकसित संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो विकसित है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे खनिज कहीं जो है भंडारित है एक जगह, वो विकसित हो गया है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इसका सरासर जो है उदाहरण देखिएगा तो घर से चलते हैं। घर से हर घर में जो है चावल बनता होगा। तब मान लीजिए ये चावल जो है बरक रहा है। अभी चावल बरक रहा है तब विकासशील है, मतलब अभी चावल रखा के बरका रहा है तो अभी विकासशील है, अभी विकसित नहीं है। और जब यही चावल
जब यही चावल कठौती में रख दिया जाता है तो ये विकसित हो गया। मतलब जो चीज़ यूज करने लायक हो गया, यूजेबल हो गया, तो विकसित हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे एक आम पर जो है आम के पेड़ पर जो है आम का फल लगता है, तो अभी मोजर से जो है टिकोरा, टिकोरा से जो है अधपक्का होता है, तो अभी विकासशील है, विकास के रास्ता पे है। लेकिन जैसे पक जाता है, पीला हो जाता है, तो कथी हो गया? विकसित हो गया। अब विकसित हो जाता है तो हम लोग तोड़ के जो है उसका यूज करने लगते हैं, खाने लगते हैं। उसी प्रकार जो है विकसित संसाधन, जो विकसित हो गया है, यूज करने लायक हो गया है, ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। अब देखिए भंडारण संसाधन। भंडारण संसाधन का मतलब वैसा संसाधन जो भंडारित है और आने वाले टाइम में इसका जो है बढ़िया से क्षमता मिल सकता है, बढ़िया से जो है इसका ऊर्जा मिल सकता है, बढ़िया से जो है इसका उपयोग हो सकता है। जैसे पानी जो है, देखे आज भंडारण में है कि नहीं, एक यौगिक में है कि नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक में है कि नहीं, है ना। लेकिन आज हम खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही जानते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ तकनीक बढ़ेगा, उस प्रकार की आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, शिक्षा में बढ़िया से जो है बढ़ोतरी होगा, तो उस पानी में से भी और सारी जो है हम लोग क्षमता निकाल सकते हैं। आज हम लोग खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल पाते हैं, यौगिक को देख पाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ऐसी क्षमता जो है छुपी हुई है जो हम लोग को अभी जानकारी में नहीं है। तो ये जो है भंडारण संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल पे देखें तो हम लोग जैसे कोल्ड स्टोर में हम लोग आलू को भेजते हैं, तो भंडारित करते हैं किस लिए? ताकि जो है इसका जो है गुणवत्ता आगे तक भी जिंदा रहे, ताकि 2 महीना 3 महीना बाद जो है ये सड़े नहीं, इसका गुण जो पहले गुण था ये गुण बाद में भी रहे, ताकि आने वाले टाइम में हमको बढ़िया से बढ़िया क्षमता दे सके, बढ़िया से बढ़िया आलू निकल सके। बात समझ रहे हैं? तो हो गया भंडारण। अब देखिए संचित कोष। संचित कोष भंडारण संसाधन का ही उदाहरण है। संचित कोष भंडारण संसाधन का ही उदाहरण है, एक छोटा सा अंश है। देखिए संचित कोष होता क्या है? जैसे मान लिए कि हमारे देश में संसाधन 100%, मान लिए 100%, तो 100% में 80% जो है जनता को दे दिए और 20% जो संसाधन है इसको जो है हम क्या किए? सुरक्षित कर दिए, कहीं एक जो है कोष में जमा कर दिए, संचित कर दिए, कि आने वाले जो भावी पीढ़ी है इसका उपयोग जो है कर पाए। काहे से कि आज जो संसाधन का बहुत बढ़िया से दोहन हो रहा है ना, बहुत बढ़िया से दोहन हो रहा है। संसाधन तो धीरे धीरे बनबे करता है, बनता है। जैसे जिमरमैन बोले थे ना कि संसाधन जो है होते नहीं, संसाधन बनते हैं, संसाधन बनते हैं। और गांधी जी भी बोले थे कि आदमी को जो है पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, बोले थे ना गांधी जी, इसी कारण बोले थे। तो यानी जब सरकार अपने जनता को खुश करती है और उस खुश करने के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए भी सोचती है और भंडारित कर देती है, उसी को हम लोग संचित कोष कहते हैं। जैसे एफडी का है, जैसे बाल बच्चा होता है, जैसे बेटी हो रहा है तो उसके लिए एफडी करा दिया जाता है कि नहीं, कि आने वाला 25 साल में जो है हमारे बेटी को इतना रुपया हो जाएगा, उससे हम शादी विवाह कर दें, यानी एफडी करा दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सरकार भी कोई चीज़ ऐसी करती है, ऐसी योजना लाती है जो आने वाले भावी पीढ़ी के लिए बहुत जो है लाभदायक साबित होती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? संचित कोष। अगला है, ये हो गया हमारा संसाधन का वर्गीकरण भी पढ़ा दिए। अब देखिए अपवार्जक क्षेत्र भी पढ़ा दिए, जो 200 किलोमीटर वाला जो एरिया था अपवार्जक क्षेत्र हो गया। अब देखिए जिमरमैन और गांधी का कथन भी बता दिए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था सुनिए। जब मानव और तकनीक के द्वारा संसाधन का दोहन होने लगे तो समझ आइए कि वह अर्थव्यवस्था जो है डाकुओं का अर्थव्यवस्था हो जाता है। जब एक गांव में जब चोरी डकैती हो जाए तो समझ जाइए वह गांव जो है डाकुओं का गांव हो जाएगा। कैसे कि चोरी जो है अगले बगले वाला करता है, दूर का नहीं करता है। तो उसी प्रकार जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब मानव के द्वारा और तकनीक के द्वारा जो है संसाधन का दोहन होने लगे तो समझ जाइए कि वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण जो है सबसे पहले स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में जो है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए एक जो है सम्मेलन होता है,
पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन। इस सम्मेलन में कहा जाता है कि जिस तरह जो है हम किसी भी पर्व को याद करने के लिए, उसको जो है बचा के, अपने संस्कृति को बचाने के लिए एक जो है त्यौहार का डेट फिक्स करके मनाते हैं ना, उसी प्रकार से जो है 5 जून को हम एक दिवस रखते हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और याद किया जाएगा कि ना हमको भी अब जो है पर्यावरण को बचाना है। और उस दिन पेड़ पौधा लगाएंगे, उजागर करेंगे, उस चीज़ को उजागर करेंगे हर साल। तब से जो है 1972 में ये चीज़ हुआ। 1972 में पर्यावरण संरक्षण स्टॉकहोम में हुआ, जो उसी दिन से 5 जून को जो है 5 जून को है जो है आज ले हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। चलिए आगे आगे आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। ठीक, तो चिपको आंदोलन जो है 1973 में जो है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी गढ़वाल जो है उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ पे जो है अंगू के पेड़ को काटने का आदेश दिया गया ठेकेदारों को। अब ठेकेदार लोग का कि ये खुशी में झूम के जो है अंगू के पेड़ को काटने गए। अब जैसे गए वे वहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या होता है कि सारे लोग जो है चिपक कर उससे जो है पेड़ को काटने से मना करते हैं। अब इतना ना विरोध हुआ इस चीज़ का, जो है इतना ना विरोध हुआ कि नहीं काटना है, पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ ही जो है हमारा अस्तित्व है, पेड़ से ही हमारा अस्तित्व है। तब इस बात को जब समझा, सोचा, तो खुद पश्चाताप किया जो काटने गया था। खुद पश्चाताप करने लगा कि ओह, हम लोग इतने बड़े आदमी हो के जो है ये नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन ये गरीब जो है आदिवासी लोग जो है इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमारा पेड़ पौधा से ही अस्तित्व है। तो जो है खूब पश्चाताप किए और ये जो है आंदोलन सफल रहा। ठीक, आगे आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी गुजरात में पड़ती है और 1961 में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है नर्मदा बांध सरोवर का जो है सरदार बांध सरोवर उसका नाम है, नर्मदा पर बना है। अभी 2017 में उद्घाटन हुआ। तो सुनिए, गुजरात में एक नर्मदा नदी बहती है। उस नदी पे जो है, सुनिए, उस नदी पे जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में सरदार सरोवर बांध का निर्माण शुरू होता है। और जब शुरू होता है तो 59% लगभग लोग जो है निवास को छोड़ के दूसरे जगह जाना माने पड़ गया था। मतलब जब कहीं बांध बनता है तो वहाँ पे से लोग जो रहते हैं उसको तो हटना ज़रूरी है, प्रवास करना होगा दूसरे जगह। तो 59% आदिवासी लोग को जो है प्रवास करना पड़ा दूसरा जगह। इसी को देख के जो है, और भ्रष्टाचार भी हो रहा था, विश्व बैंक से जो है पैसा भी लिया हुआ था और भ्रष्टाचार भी हुआ था। ऐसे तो बहुत भ्रष्टाचार हम लोग जानते हैं ना, उस युग में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार भी हो रहा था और 59% लोग को जो है प्रवास भी करना पड़ रहा था, दूसरे जगह ट्रांसफ़र भी होना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को देखकर मेधा पाटेकर ने 36 दिवसीय मार्च का जो है अवलंबन करके क्या किए थे, विरोध किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन विरोध किए थे 1985 में। तो ये चीज़ जो है चलते गया। अब आता है 1999 में, जब कारगिल का युद्ध हुआ था। 1999 आता है बीजेपी की सरकार, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, तो उस समय जो है उस बांध को निर्माण करके 138 मीटर कर दी जाती है। जब 138 मीटर कर दी जाती है उस बांध को, तो फिर जब 2004 तक जो है 1999 से 2004 तक इसको जो है 38 मीटर कर दी जाती है, 138 मीटर कर दी जाती है। ठीक, अब जब सरकार हटती है तो फिर सरकार आती है बीजेपी की 2014 में। 2014 में जब आती है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो 2017 में इस बांध को 138 मीटर से 165 मीटर कर दिया जाता है। कितना मीटर? 165 मीटर कर दिया जाता है। और 165 मीटर करके जो है नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा इस बांध का जो है उद्घाटन कर दी जाती है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि नर्मदा सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध की जो है उद्घाटन कौन किया? तो नरेंद्र मोदी 2017 में। अगर वही पूछे कि नर्मदा बांध सरोवर यानी सरदार सरोवर बांध की जो है
नींव किसने रखी, तो कहिएगा जवाहरलाल नेहरू। और सरदार सरोवर बांध को ही जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह भारत का मंदिर है, यह भारत का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बोला था कि सरदार सरोवर बांध को कौन बोला था कि यह भारत का मंदिर है, तो कहिएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये तो हो गया समाप्त। अब देखिए शुमशेर नामक एक व्यक्ति थे, वो लिखे थे अपने किताब में स्मॉल एम इज़ ब्यूटीफुल। जैसे स्मॉल एम इज़ बिग क्राइम होता है कि छोटा लक्ष्य बड़ी अपराध होता है। देखिए किताब में लिखे क्या थे कि स्मॉल एम इज़ ब्यूटीफुल। और इस किताब में गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा विचार प्रकट किए थे, क्योंकि गांधी जी सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी फेमस थे, विदेशों में भी फेमस थे गांधी जी, भारत में नहीं। जो आज गांधी जी को जो है आवाज़ उठाते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं, वो जो गांधी जी के बनने के लिए पूरा जीवन जो है खपा देना पड़ेगा। गांधी जी के जो है धूल में भी नहीं लग सकते हैं जो गांधी जी के विरोध करते हैं। लेकिन हाँ, गांधी जी का देखिए, हर व्यक्ति का जो है एक निगेटिव और पॉजिटिव बातें होती है, लेकिन कोई निगेटिव एक वो कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए और सिर्फ एक गलती कर दिए, उसी को लेकर जो है लोग विरोध करने लगता है, उसके अच्छाइयों को नहीं देखता है, लेकिन उसके जो है बुराइयों को ज़्यादातर विरोध करता है। ज़्यादातर गांधी का विरोध अगर हमारे भारत में होता है तो वो सिर्फ भगत सिंह के कारण। हमारा क्रांतिकार वीर सपूत भगत सिंह के जो है फांसी जब हुआ था, तो गांधी जी अगर चाहते तो उस फांसी को रुकवा सकते थे। यही सवाल जो है भारतवासी हमेशा पूछते रहेंगे जब तक ये इतिहास रहेगा। सिर्फ इसी कारण, सिर्फ एक गलती के कारण और भारत पाकिस्तान बंटवारा के कारण गांधी आज हर जगह जो है दूर-मार होते रहते हैं। लेकिन ये जो भारत का विकास गांधी के बिना नहीं हुआ है। हम मानते हैं कि भारत का जो है आज़ादी में बहुत ऐसे क्रांतिकारी लोगों का जो है हाथ है, लेकिन गांधी का जो हाथ है वो सबसे जो है सुदृढ़ है। बात समझ रहे हैं? आज जो गांधी के जो है आवाज़ उठाते हैं, विरोध में आवाज़ उठाते हैं, गाली देते हैं, वो जो है अपने विधायक से, अपने मुखिया से लड़ने का औकात नहीं है। और गांधी जी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ जाते थे, बड़का से जनरल से लड़ जाते थे। और जो आज गाली देते हैं उसको तो मुखिया के औकात नहीं है कि अपना गांव में जो है मुखिया जी से विरोध कर दे, मुखिया का विरोध करके दिखा दे, औकात ही नहीं है। आज चलते हैं गांधी को गाली देने, ऐसा नहीं करना है। गांधी हमारे जो है आदर्श हैं, ठीक। और उससे ज़्यादा आदर्श हमारे भगत सिंह हैं, जो अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर दिए थे, ठीक। तो गांधी के बारे में शुमशेर नामक व्यक्ति ने क्या किया है, स्मॉल एम इज़ ब्यूटीफुल बुक में जो है बढ़िया से चर्चा की है, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद क्लब ऑफ रोम 1974 में, क्लब ऑफ रोम 1974 में एक जो है कहे तो पर्यावरण संरक्षण एक जो है सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1974 में। तो पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण क्लब ऑफ होम की सम्मेलन कब हुई थी, तो कहिएगा क्या, 1974 में। अब देखिए सतत विकास एक शब्दों में कहे तो भविष्य को देखकर वर्तमान में किया गया विकास को सतत विकास कहते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे सतत विकास का मतलब, जैसे आपके पिताजी है तो आपके भविष्य सुधारने के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करा देते हैं ताकि आप भविष्य में अच्छा आदमी बने। आपके जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ज़मीन लिखवा देते हैं, जैसे लिखवाते कि नहीं। जैसे देख लीजिए इन्हें, लालू जी है, अपने बेटा को भले 9वीं 10वीं नहीं पास कराए हैं, लेकिन उनकी जो है जीवन को सुधार दिए हैं, सतत विकास कर दिए हैं, ना कर दिए हैं। लोगों को जो है नौकरी दे के ज़मीन लिखवा दिए हैं। और जाकर देखिए अथाह ज़मीन है। बिना पढ़े लिखे जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आज आप लोग जो है 10th करके, 12th करके
ग्रेजुएशन करके आप एक जो है सिपाही का भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। लेकिन लालू जी को देखिए, वो अपने बेटा के लिए 9th भी पास नहीं किया है, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री का जो है हकदार हो गया है, उम्मीदवार हो गया है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? बात समझ रहे हैं? तो हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए जो है क्या करता है, सतत विकास की प्रक्रिया करना चाहता है। ठीक, तो जो भविष्य को देखकर वर्तमान में विकास किया जाता है उसको सतत विकास कहते हैं। जैसे बहुत ऐसी वो योजना होती है जो वर्तमान में चालू की जाती है लेकिन वो जो है भविष्य में जाकर उसका फ़ायदा मिलता है, उसको सतत विकास कहते हैं। अब देखिए संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन होता क्या है? तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे आपको नहाना है 1 बाल्टी से, आप लोग नहाते हैं 10 बाल्टी से, तो ये नियोजन हो रहा है? नहीं, उसको अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है। आपको जो है थोड़ा देर जो है नल चलाना है तो आप लोग जो है नलें खोल के छोड़ देते हैं, तो नियोजन हो रहा है? नहीं, आप लोग जो है दोहनपूर्वक कर रहे हैं उसका उपयोग। आपको जो है खनिज थोड़ा सा उपयोग करना है तो आप जो है क्या करते हैं, पैसा के लालच में, घूसखोरी में, भ्रष्टाचारी के कारण जो है खनिज का दोहन कराते हैं, कोयला का दोहन कराते हैं, पेट्रोल का दोहन कराते हैं, है ना, सरकारी चीज़ों का दोहन कराते हैं। आज हर घर में देखिए, हर घर तो नहीं, हर गांव में जाइए तो बिजली चोरी होती है। कौन ऐसा गांव नहीं है जहां पे बिजली चोरी नहीं होती है? बिहार में हर गांव में बिजली चोरी होती है। तो इससे क्या सरकार की घाटा थोड़े पे, हम लोग को घाटा है। जब सरकार की घाटा होगी तो हम लोग को घाटा होगी। यही बात को हम लोग समझते नहीं है, चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, तो दोहन हो रहा है, संसाधन का दोहन नहीं हो रहा है। विद्युत भी तो एक संसाधन है, तो उसका दोहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम लोग को इस चीज़ को बचाना चाहिए, इस चीज़ को बचाना चाहिए। जैसे सरकारी कोई फंड आ रही है, तो सरकारी फंड हो रही है तो आपको जो है बहुत ऐसे जो है भ्रष्टाचार लोग उसमें मिल जाएंगे, मिलीजुली जो है काम चलाते हैं। तो क्या सरकार के संसाधन को दोहन नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। जिस जो है संसाधन को 10 साल 20 साल चलना चाहिए, वो संसाधन जो है 2 साल में ख़त्म हो जाता है, ना हो जाता है। तो जब तक हम लोग जो है मुर्गा भात और 500 रुपये पर वोट देंगे तब तक जो है इसी प्रक्रिया से, इसी समस्या से हम लोग लड़ते चलेंगे। और अशिक्षा और बेरोज़गारी के जो है ढेकी में हम लोग हमेशा पिसते जाएंगे जब तक ये रूढ़िवादी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये जात पात की वोट करना नहीं छोड़ेंगे। तो इस चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन को ही विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं और मॉन्ट्रियाना समझौता भी कहते हैं। ठीक, मॉन्ट्रियाना समझौता भी कहते हैं। 1987 में जो है मॉन्ट्रियाना समझौता हुआ था, 1987 में जो है मॉन्ट्रियाना समझौता हुआ था, उसी का विस्तार रूप ही क्योटो सम्मेलन है, जो 1997 में 10 साल बाद हुआ था, 10 साल बाद हुआ था। ठीक, क्योटो सम्मेलन जो जापान में क्योटो में पड़ता है। ठीक, जापान में क्योटो है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1997 में। वो जो है मॉन्ट्रियाना सम्मेलन का ही विस्तारित रूप है, जो मॉन्ट्रियाना सम्मेलन 1987 में हुआ था। ये जो है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए ये जो है सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है 5 प्रकार के जो है गैसों को जो है रोकने का प्रयास किया गया था। CO2, मीथेन, N2O, HFC, उसके बाद फ्लोरोकार्बन, सल्फ़र, उसके बाद सल्फ़र हेक्सा क्लोराइड। ये जो है बहुत हानिकारक जो है गैस होती है, इसको जो है रोकने की कोशिश की गई थी, जिसमें विश्व संघ परिषद 8% कटौती करने का जो है ऐलान किया था। और उसी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7% जो है कटौती करने का ऐलान किया था। जापान जो है 6% जो है काटने का अधिक कटौती करने का जो है ऐलान किया था। बात समझ रहे हैं। उसके बाद जो है आपका जो है आता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है, ये जो है पर्यावरण को बचाने के लिए ही किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है जून 13 से 27 जून के बीच जो है 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में होता है। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरो में होता है। ठीक, रियो डी जेनेरो में होता है। इसका उद्देश्य होता है ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता को रोकना। ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता को
बचाव करना, रोकना कर, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और जैव विविधता को बचाना। ठीक, आगे अब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है जून में ही होता है। कब होता है? जून में ही होता है, 13 से 14 जून को ही होता है। और ये जो है 5 साल बाद 1997 में होता है। ये होता है कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी का मूल्यांकन करने के लिए जो है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है, जिसे हम लोग 5+ भी कहते हैं। इस सम्मेलन का नाम जो है 5+ भी है। ठीक, अगला सम्मेलन आता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, मतलब तीसरा विश्व पृथ्वी सम्मेलन। ये जो है 2002 में होता है। कब होता है? 2002 में, सितंबर से अगस्त में, अगस्त से सितंबर में जो है ये 2002 में होता है पृथ्वी सम्मेलन। और इस पृथ्वी सम्मेलन में मेन मुद्दा ये था कि 150 धाराओं पर 2000 प्रतिनिधि था इसमें, ध्यान रखिएगा 2000 प्रतिनिधि था इसमें। 2000 प्रतिनिधि के जो है लेकर 150 धाराओं पर जो है पर्यावरण संरक्षण पर पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 150 धारा बनाया गया था और उस पर सहमति 2000 प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था, जो जोहान्सबर्ग में किया गया था। कहाँ? जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक, अब जो है आपका यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर आपका जो है समाप्त होता है। अब ये जो है 1 शॉट वीडियो था। ठीक, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से वीडियो लगा। ठीक, और उसके बाद आपका इसको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में कर दीजिए, ताकि हम इस पे जो है बनाने में तत्पर रहेंगे। ठीक, तो धन्यवाद, थैंक यू।